हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला, विस्तार व्याख्याता, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। इसमें हम उनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत उनके जन्म, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी करेंगे। आइए शुरू करते हैं उनका साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल में द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय और राष्ट्रवादी काव्यधारा से जुड़े हुए कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव नामक गांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम सरयू देवी था। जब हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत से इनके ग्रंथ धर्म पर आधारित है। तो ये धार्मिक शिक्षा, ये वैष्णव संस्कृति और अन्य सभी संस्कृतियों का ज्ञान है वो इन्हें घर से ही प्राप्त हो गया था, क्योंकि इनके घर का माहौल था वो पूर्णतया धार्मिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ वातावरण था। फिर आगे है कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा चिरगांव की पाठशाला में ही और झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में हुई थी। और इसके साथ ही इन्होंने घर पर रहकर ही स्व अध्ययन के द्वारा हिंदी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का अध्ययन कर लिया था। फिर है इनके गुरु कौन थे। तो मैथिली शरण गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे, क्योंकि इन्हीं की काव्य प्रतिभा की छत्रछाया में रहते हुए इन्होंने काव्य रचना को परिष्कृत और परिमार्जित करने का ज्ञान प्राप्त किया था। फिर आगे आता है कि मैथिली शरण गुप्त के उपनाम कौन कौन से थे। तो ये सबसे ज़्यादा उपनाम के कारण ही प्रसिद्ध है एक तरह से। तो इनके सबसे पहले जो जन्म के समय जो नाम रखा गया था वो था लाला मदन मोहन गुप्त जू। उसके बाद पिता के द्वारा मिथिलाधिप नंदिनी शरण नाम रखा गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश, ऋषिकेंद्र, मधुप, स्वदेश आदि उपनाम से साहित्य की रचना करनी शुरू कर दी। और सबसे ज़्यादा दद्दा उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। हिंदी साहित्य में इनको दद्दा नाम से पुकारा जाता है। फिर इसके बाद है इनके पुरस्कार और सम्मान। तो मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रवादी विचारधारा को देखते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें उस समय के प्रतिष्ठित पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से अलंकृत किया था। और स्वतंत्रता के पश्चात ये 12 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है। फिर इसके बाद है इनकी मृत्यु 1964 में झांसी में इनका निधन हो गया था। तो ये तो है इनके जीवन पर आधारित जानकारी। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो गुप्त जी ने अपने सुदृढ़ लेखनी है वो लेखनी के माध्यम से अनेक काव्य रचनाएं की है। काव्य रचनाओं के साथ ही इन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखन कार्य किया है। हालांकि ये कवि रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, इसी कारण को राष्ट्र भावना से परिपूर्ण होने के कारण को राष्ट्रकवि की उपाधि दी जाती है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, काबा और करबला, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इन रचनाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जयद्रथवध की। इसमें महाभारत की घटना को आधार बनाकर ये एक खंड काव्य लिखा गया है। भारत भारती है,
ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये काव्य है, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसको एक बार प्रतिबंधित भी कर दिया था। इसके बाद है पंचवटी। पंचवटी इनकी एक अन्य काव्य कृति है। फिर आते हैं झंकार। झंकार इनका एक महत्वपूर्ण गीति काव्य है। इसके बाद है इनका महाकाव्य साकेत, जिसमें राम के जीवन को आधार बनाकर ये महाकाव्य लिखा गया है। उसके बाद है यशोधरा। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के गरिमापूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर काव्य में श्री कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर उनका भक्तिमय काव्य रचा गया है। उसके बाद है जय भारत, जिसमें महाभारत के प्रसंग को आधार बनाकर महाकाव्य लिखा गया है। उसके बाद उनकी एक अन्य काव्य कृति आती है विष्णुप्रिया। इसके अलावा है गुरुकुल, जिसमें सिख धर्म की मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। और उसके बाद है काबा और करबला, जिसमें इस्लाम धर्म की मान्यताओं का गरिमापूर्ण रूप से चित्रण किया गया है। ये तो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। उसके बाद है उनके नाटक। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, जिनमें है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। ये है इनकी प्रमुख काव्य कृतियों का वर्णन। उसके बाद है मिथिलेशरण गुप्त के काव्य की प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी है। तो गुप्त जी ने जो भी काव्य लिखा है, उस काव्य में भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से वो काव्य उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। और उनकी अभिव्यक्ति है वो भावों के अनुरूप ही हमें देखने को मिलती है। उनके काव्य में जैसे भाव हैं, वैसी ही उनकी भाषा देखी जा सकती है। और इनका काव्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जिसके कारण इनको समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विशेषता है, सबसे पहली है राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिथिलेशरण गुप्त जी एक राष्ट्रवादी काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं, जिनके कारण महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया था। भारत भारती इनकी प्रमुख काव्य रचना है, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देता है। इसमें कवि ने भारत के प्राचीन वैभव की गाथा कहकर उसकी वर्तमान स्थिति के प्रति क्षोभ प्रकट किया है। साथ ही ये भविष्य में ये आशा करते हैं कि भारतवर्ष के लोग हैं वो भारत के अतीत को याद करते हुए आज के समय में भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी एक और रचना है किसान, जिसमें उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का विवेचन किया है। यही नहीं, गुप्त जी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए देश को भारत माता का मंदिर तक कहते हैं और सबका मंगल कल्याण चाहते हैं। इसके बाद है इनकी दूसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिक जागरण। तो राष्ट्रीय भावना के अलावा इनके काव्य में जो सबसे प्रमुख स्वर दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो है सामाजिक जागरण। यानी समाज के सुधार के लिए इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। समाज में उस समय जो भी कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। तो गुप्त जी के काव्य रचनाओं में सामाजिक जागरण का स्वर सुनाई देता है। हिंदू मुस्लिम एकता हो, अछूतोद्धार हो, विधवा विवाह हो आदि गुप्त असंख्य जो बिंदु है, असंख्य जो मुद्दे हैं, वो गुप्त जी की रचनाओं का विषय बने हैं। और इन रचनाओं के आधार पर, इन रचनाओं के अनुसार उन्होंने समाज के सुधार पर बल दिया है। इसके अलावा भी गुप्त जी ने अपनी काव्य रचनाओं में राजनीतिक विचारधारा का भी उद्घाटन किया है कि आज के प्रजातंत्र के वो कट्टर समर्थक माने जाते हैं और मानवतावाद का प्रतिपादन करते हुए देखे जा सकते हैं कि राजनीति कोई खेल नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए और मानवता के लिए एक सेवा भाव का कार्य है। उसके बाद है नारी के प्रति दृष्टिकोण। तो मिथिलेशरण गुप्त के हृदय में नारी के प्रति हमेशा ही श्रद्धा का भाव रहा है। इसका उदाहरण हम साकेत, जो इनका महाकाव्य है, उसमें हम देख सकते हैं, जिसमें साकेत में उन्होंने उर्मिला, जो कि रामायण में
लक्ष्मण की पत्नी के रूप में भूमिका निभाती है, पत्नी के रूप में जानी जाती है। तो उसमें उर्मिला की उपेक्षा उपेक्षा की जाती है कि रामायण में और सभी पात्रों को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन गुप्त जी से पहले किसी ने भी उर्मिला की व्यथा का, उसके दुख दर्द का चित्रण किसी ने भी नहीं किया था। तो गुप्त जी ने सर्वप्रथम उर्मिला को एक केंद्र बिंदु मानते हुए साकेत का निर्माण किया था और उर्मिला को त्याग की मूर्ति के रूप में नायिका मानकर साकेत महाकाव्य की रचना की थी। इस काव्य रचना में उन्होंने नारी के रमणीय रूप और पत्नी रूप दोनों का प्रभावशाली वर्णन किया है और इसी तरह उन्होंने अपनी काव्य रचना में उपेक्षित नारी पात्र जैसे कैकेयी की व्यथा को भी चित्रित किया है। इसके अलावा इनका एक और ग्रंथ है, एक और काव्य रचना है यशोधरा, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य यानी जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में जिसे लिखा जाता है, बीच बीच में गद्य भी होगा और बीच बीच में पद्य भी होगा, उस रचना को हम चंपू काव्य कहेंगे। तो यशोधरा इनका चंपू काव्य है, जिसमें उन्होंने यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी के रूप में जानी जाती है, उस यशोधरा की व्यथा कथा का उद्घाटन किया है कि सभी साहित्यकारों ने, सभी विद्वानों ने महात्मा बुद्ध का तो बड़ा चित्रण किया है, लेकिन महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के समय उनकी पत्नी यशोधरा की कैसी स्थिति थी, उनके गृह त्याग के बाद यशोधरा का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ था, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया था, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके भावनाओं का समुचित चित्रण है वो यशोधरा चंपू काव्य में किया गया है। तो इन साकेत और यशोधरा नामक काव्य कृतियों के आधार पर हम देख सकते हैं कि गुप्त जी ने नारी को प्रेरणा की मूर्ति स्वीकार किया है। उर्मिला के त्याग से लक्ष्मण की तपस्या फलीभूत हुई और यशोधरा के त्याग से गौतम को सिद्धि मिली। अतः गुप्त के काव्य में नारी वर्णन प्रेरक शक्ति तथा त्यागमयी शक्ति के रूप में किया गया है। उसके बाद इनके साहित्य की अगली विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रकृति का विशेष रूप से चित्रण किया है। कवि ने अपनी कविताओं में भले ही छायावादी कवियों की भांति प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण न किया हो, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर प्रकृति का ऐसा मनोरम चित्रण किया है कि पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है। यानी उन्होंने चित्रात्मक भाषा में प्रकृति का चित्रण किया है और उन्होंने प्रकृति के अनेक रूपों का भी चित्रण किया है। उसमें आलंबन रूप है, उद्दीपन रूप है, प्रकृति का मानवीकरण रूप है, उपदेशिका के रूप में चित्रण किया है और उनकी अलंकार योजना, प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के हर एक रूप का चित्रण अपने साहित्य में करके अपने साहित्य की छटा को निखारा है। उसके बाद है इनकी भक्ति भावना। ये हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जो धार्मिक विचारधारा है, जो समन्वयवादी संस्कृति के जो इनके संस्कार थे वो इनको घर से ही मिले थे, क्योंकि इनके माता और पिता दोनों ही राम भक्त थे और वैष्णव धर्म से संबंधित थे, तो वहीं से उनको इनकी शिक्षा मिली थी। तो इनका परिवार जैसे वैष्णव परिवार था और इनके पिता माता राम के सच्चे भक्त माने जाते हैं और यहीं से इनको धार्मिक विचारधारा प्राप्त हुई थी। तो कवि के विचार हैं कि राम के चरित्र पर जो भी लिखने बैठेगा वह निश्चय ही कवि बन जाएगा। तो इसी आधार पर इन्होंने जैसे साकेत की रचना की है और जय भारत है या विष्णुप्रिया नामक ग्रंथों की रचना की है। गुप्त जी राम को कृष्ण का मित्र मानते थे, लेकिन वे धनुष बाण से युक्त राम की मूर्ति की ही भक्ति करते थे। असंख्य कविताओं में कवि की राम भक्ति संबंधी भावनाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि यशोधरा नामक चंपू काव्य में भी वे राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, जहाँ संबोधित करते हुए यशोधरा नामक चंपू काव्य लिखा है जिसमें यशोधरा राम को संबोधित कर रही है। इसके अलावा राम भक्त होते हुए भी गुप्त जी एक उदारवादी कवि थे। इन्होंने जैसे राम के अलावा भी द्वापर काव्य रचना लिखी थी जिसमें कृष्ण के गुणों का वर्णन किया है।
अनघ इनका जो नाटक है और यशोधरा जो इनका चंपू काव्य है उसमें गौतम बुद्ध के गुणों का वर्णन किया है। तथा काबा और करबला में उन्होंने हसन और हुसैन जो कि दो पात्र थे, इस्लाम धर्म से संबंधित थे, उनके त्याग पर प्रकाश डाला है। फिर भी गुप्त जी ने राम का गुणगान करते हुए अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को हमेशा आगे रखा है। यानी ये प्रमुख रूप से राम भक्त कवि थे, लेकिन राम भक्त होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित, इस्लाम धर्म से संबंधित एक काव्य रचना की है इन्होंने, गुरुकुल, जिसमें इन्होंने सिख धर्म की मान्यताओं का उद्घाटन किया है। साथ ही अनघ और यशोधरा में उन्होंने गौतम बुद्ध के गुणों का चित्रण किया है, यानी बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इनका जो भक्ति भावना है वो एक के साथ बंधी हुई नहीं है। इन्होंने समन्वयवादी भक्ति भावना का परिचय अपने काव्य ग्रंथों के द्वारा दिया है। इसके बाद अगली इनकी विशेषता आती है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित। तो मैथिली शरण गुप्त एक गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में गांधी के असंख्य सिद्धांतों का निरूपण किया है, जिसमें आते हैं मानवतावाद है, अछूतोद्धार की भावना है, सत्याग्रह, अहिंसा आदि से संबंधित अनेक सिद्धांत उनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से कवि ने अछूतोद्धार और निम्न जाति के लोगों को प्रभु चरणों से उत्पन्न हरिजन कहा और उनको समाज में बराबर स्थान दिलाने का प्रयास किया। वे गांधी जी की अस्पृश्यता विरोधी नीति के कट्टर समर्थक थे। यानी जो सिद्धांत, जो विचारधारा महात्मा गांधी की थी, उसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपनी काव्य रचनाएं की थी। इसके बाद है इनकी भाषा शैली। तो मैथिली शरण गुप्त जी अपने काव्य में प्रमुख रूप से खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली के साथ ही इनकी भाषा सरल, सहज, स्वच्छ और प्रेमार्जित है। भाषा में अनेक स्थान पर तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है और साथ ही इन्होंने अनेक प्रकार के अलंकारों का और अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा जब हम पढ़ते हैं इनकी कोई काव्य रचना, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई दृश्य देख रहे हैं। यानी दृश्य प्रधान इनकी भाषा है, जिनको हम दूसरे शब्दों में चित्रात्मक भाषा भी कह सकते हैं। साथ ही इन्होंने मुख्य रूप से वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है और अन्य शैलियाँ भी इनके भाषा में यथास्थान देखी जा सकती है। तो अंत में संक्षेप रूप से कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवियों में भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से गुप्त जी का स्थान अन्यतम और सर्वोपरि स्थान है। धन्यवाद।